कहानी की शुरुआत ईयर 1965 में होती है, जब अमेरिकन सिविल वॉर अपने आखिरी दिनों में चल रही होती है। उस समय हम एक कैप्टन को देखते हैं जिसके हाथ में एक सोने का सिक्का होता है। वह उसी तरह के कई सिक्कों से भरे बक्सों को एक जहाज में रखवा रहा होता है। उन बक्सों पर बड़े अक्षरों में CSA लिखा हुआ होता है। कुछ ही देर बाद अचानक उन पर हमला हो जाता है, लेकिन कैप्टन घबराता नहीं है और तुरंत जहाज को पानी में ले जाकर उसके सारे इंजन बंद कर देता है ताकि अंधेरे में जहाज किसी को दिखाई न दे। उसका यह तरीका काम कर जाता है और वे अपने दुश्मनों से बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद कहानी सीधे आज के समय में आ जाती है। अब हम लास वेगस अफ्रीका के शहर में एक हू वैन को देखते हैं जिसमें सोफिया नाम की एक डॉक्टर बैठी होती है। इस शहर में एक अजीब बीमारी तेजी से फैल रही होती है और सोफिया लगातार मरीजों की जांच कर रही होती है। जब वह एक नए मरीज को देखती है तो उसे पता चलता है कि इस आदमी को भी वही रहस्यमय बीमारी है जो पहले लोगों को हो चुकी है। मरीज की माँ सोफिया को बताती है कि यह कुछ दिन पहले अपने पिता के साथ माली देश गया था और वहाँ से लौटने के बाद उसकी हालत अचानक बहुत खराब हो गई। यह सुनकर सोफिया को शक होता है कि इस बीमारी का संबंध माली से हो सकता है। वह उस मरीज को वैन में डालती है और अपने सीनियर को बताती है कि अब तक ऐसे 6 मामले सामने आ चुके हैं और उन्हें तुरंत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसकी जानकारी देनी चाहिए। लेकिन उसका सीनियर कहता है कि इतने कम मामलों के लिए शायद कोई मदद नहीं करेगा। सोफिया कहती है कि वह खुद माली जाकर इस बीमारी की असली वजह पता करना चाहती है, लेकिन उसका सीनियर उसे मना करता है क्योंकि वहाँ इस समय अंदरूनी युद्ध चल रहा है और किसी को भी इतनी खतरनाक जगह जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उसी समय एक नकाब पहना आदमी दूर से उन्हें देख रहा होता है, जैसे उसे यह पसंद नहीं कि ये डॉक्टर यहाँ जांच कर रहे हैं। सोफिया को लगता है कि उसे मरीज के पिता का भी सैंपल लेना चाहिए क्योंकि वह भी माली गया था। सोफिया उस लाइट हाउस की तरफ जाती है जहाँ वह आदमी काम करता था। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वह भी उसी बीमारी का शिकार हो चुका है और अब मर चुका है। सोफिया चुपचाप उसका सैंपल लेती है और वहाँ से निकल जाती है। उसी समय पास में एक आदमी नाव चला रहा होता है। अचानक वही नकाब वाला आदमी सोफिया पर हमला कर देता है, लेकिन नाव वाला आदमी बीच में आकर सोफिया को बचा लेता है। उस झगड़े के दौरान नकाब वाला आदमी सोफिया का बैग छीनकर भाग जाता है। जब सोफिया को होश आता है तो वह नोमैड नाम के एक जहाज पर होती है। ये जहाज खजाने की खोज करने वालों का होता है। जिसने उसे बचाया था उसका नाम डग होता है और वही इस जहाज का कैप्टन होता है। डग पानी से बाहर आता है और उसके हाथ में एक बहुत कीमती मूर्ति होती है। डग बताता है कि वे लोग CSA जहाज को खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला है। तभी जहाज का मालिक अल्मोड़ा वहां आ जाता है और डग से कहता है कि वह खजाने को तैयार करे क्योंकि आज रात म्यूजियम में एक बड़ी पार्टी होने वाली है। डग वहां एक नाइजीरियन डीलर से मिलने जाता है। उसी पार्टी में वह कीमती मूर्ति दिखाई जाती है जो एक पुराने अफ्रीकन राजा की कब्र से मिली होती है। वहीं डग उस डीलर से मिलता है जो उसे एक सोने का सिक्का दिखाता है जिस पर CSA लिखा होता है। यह देखकर डग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि यही वह खजाना होता है जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी से खोज रहा होता है। वहीं मैस्कॉट कंपनी का मालिक भी उस पार्टी में मौजूद होता है जिसने इस खजाने की खोज के लिए पैसा दिया था। सोफिया उससे माली जाने के लिए मदद मांगती है क्योंकि उसके वहाँ अच्छे संबंध होते हैं। वह कहता है कि वहाँ जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन वह कोशिश करेगा कि सोफिया वहाँ जा सके। वहीं डग उसे CSA वाला सिक्का दिखाता है और बताता है कि यह सिक्का माली में एक आदमी को मिला था। डग को यकीन होता है कि जहाज का मलबा भी वहीं कहीं होगा। ये सुनकर मैस्कॉट कंपनी का मालिक बहुत उत्साहित हो जाता है और डग और अल्मोड़ा को 3 दिन का समय देता है ताकि वे माली जाकर कोई सुराग ढूंढ सकें। अगर उन्हें कुछ भी पता चला तो फिर पूरा मिशन शुरू किया जाएगा। अगले दिन जब वे लोग बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो वहां सोफिया और डॉक्टर जैक पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सोफिया बताती है कि मैस्कॉट कंपनी के मालिक ने उन्हें भी इस यात्रा में साथ जाने की इजाजत दे दी है। अब ये 5 लोग मिलकर माली की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ पहुंचकर सोफिया और जैक अलग रास्ते पर चले जाते हैं, जबकि डग और उसके साथी उस आदमी के घर जाते हैं जिसे वह सिक्का मिला था। लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि वह आदमी मर चुका है। उनका पहला सुराग यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन डग पास में एक मस्जिद को देखता है। उसे लगता है कि धार्मिक जगहों पर अक्सर पुराने रिकॉर्ड मिल जाते हैं, इसलिए वे लोग वहां जाते हैं। वहां एक बूढ़ा आदमी पुराने कागजों में खोज कर बताता है कि कई साल पहले एक जहाज बंदरगाह पर आया था, लेकिन उस पर सवार सभी लोग मर चुके थे। नदी की तेज धारा उस जहाज को आगे बहाकर ले गई थी। ये बात डग के लिए बहुत बड़ा सुराग बन जाती है। वह तुरंत मैस्कॉट कंपनी के मालिक को फोन करके सारी जानकारी देता है और फिर वे लोग गांव नाम के शहर की तरफ निकल पड़ते हैं जो नदी के नीचे की तरफ होता है। डग और उसके साथी गांव की दिशा में नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उनकी नाव पर लाल रंग की अजीब मिट्टी लगी हुई दिखाई देती है। डग कहता है कि बहती हुई नदी में इस तरह की मिट्टी मिलना सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं आसपास कुछ असामान्य हो रहा है और यह बात उन्हें सावधान कर देती है। अभी वे लोग इस बात पर सोच ही रहे होते हैं कि अचानक सामने से एक मिलिट्री बोट उनकी ओर आती दिखाई देती है। उस नाव में बैठे सैनिक बार बार उनसे पूछते हैं
कि उनके साथ जो फॉरेन डॉक्टर्स आए हैं वे कहाँ हैं और वे यहाँ क्या करने आए हैं। असल में माली के राजा कासिम को यह खबर मिल चुकी होती है कि 2 विदेशी डॉक्टर उसके देश में बीमारी की जांच कर रहे हैं। उसे डर होता है कि अगर यह बात बाहर फैल गई तो बड़ा हंगामा हो सकता है, इसलिए उसने आदेश दिया होता है कि उन डॉक्टर्स को तुरंत रोक लिया जाए। डग सैनिकों की बातों से समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह ऐसा दिखाता है जैसे उसे इंग्लिश समझ में नहीं आती। वह सैनिकों से कहता है कि वे अपनी नाव उनकी नाव से बांध लें ताकि आराम से बात की जा सके और वे एक दूसरे की बात ठीक से समझ सकें। जैसे ही दोनों नावें रस्सी से बांधी जाती हैं, डग अपने साथियों को इशारा करता है। वे अचानक नाव की रफ्तार तेज कर देते हैं। तेज झटके से मिलिट्री बोट का संतुलन बिगड़ जाता है और वह पलट जाती है और सैनिक पानी में गिर जाते हैं। डग तुरंत रस्सी काट देता है और उनकी नाव तेजी से आगे निकल जाती है, लेकिन उनकी परेशानी अभी खत्म नहीं होती। थोड़ी ही दूर आगे 2 और मिलिट्री बोट्स उनका इंतजार कर रही होती हैं और वे लोग उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। डग समझ जाता है कि अब उनकी नाव का बचना मुश्किल है। वह अपने साथियों से कहता है कि उन्हें नाव छोड़नी होगी। पानी में कूदने से पहले वे नाव के फ्यूल टैंक को काट देते हैं ताकि उसमें से फ्यूल बाहर निकलने लगे और योजना काम कर सके। जैसे ही दूसरी नाव उनके करीब आती है, वे सब लोग पानी में कूद जाते हैं। सैनिक उनकी नाव पर गोलियां चलाते हैं और उसी समय बाहर निकला फ्यूल आग पकड़ लेता है। जोरदार धमाका होता है और दोनों मिलिट्री बोट्स उसी विस्फोट में खत्म हो जाती हैं। डग, जेम्स और अल्मोरा तैरते हुए किसी तरह किनारे तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है जहां वे थोड़ी देर छिप जाते हैं। रूडी डग से पूछता है कि अब जब उनकी नाव खत्म हो गई है तो क्या वे खजाने की खोज छोड़ देंगे, लेकिन डग कहता है कि अभी सबसे जरूरी काम डॉक्टर्स को बचाना है। वह रूडी से कहता है कि वह बॉर्डर पार करके अल्मोरा को ढूंढे, जबकि वह और जेम्स उन डॉक्टर्स को ढूंढने जाएंगे जो अलग रास्ते से गए थे। दूसरी तरफ सोफिया और डॉक्टर जैक एक गाँव में पहुँचते हैं। वहाँ का दृश्य बहुत डरावना होता है क्योंकि पूरे गाँव में हर तरफ लाशें पड़ी होती है। ऐसा लगता है कि इस गाँव के सभी लोग एक ही बीमारी से मरे हैं और वहाँ गहरा सन्नाटा छाया होता है। सोफिया एक घर के अंदर जाती है जहां कई लोगों की लाशें एक साथ पड़ी होती हैं। वह उनकी जांच करती है और समझ जाती है कि यह वही बीमारी है जो पहले लास वेगस में भी दिखाई दी थी और अब यहां तेजी से फैल चुकी है। अगली सुबह सोफिया और जैक गांव वालों की मदद से उन लाशों को दफनाते हैं। यह दृश्य बहुत दुख भरा होता है क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ इस बीमारी की वजह से अपनी जान खो चुके होते हैं। लाशों को दफनाने के बाद सोफिया गांव के पास एक कुआं देखती है। उसे लगता है कि शायद इस बीमारी का संबंध पानी से हो सकता है, इसलिए वह उस कुएं में नीचे उतरकर पानी का सैंपल लेने का फैसला करती है ताकि असली वजह पता चल सके। जैसे ही वह कुएं के अंदर उतरती है, ऊपर से डॉक्टर जैक की आवाज आती है कि कुछ मिलिट्री के आदमी गांव में पहुंच चुके हैं। सोफिया ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय गोलियों की आवाज सुनाई देती है और माहौल अचानक खतरनाक हो जाता है। कुछ ही पलों में डॉक्टर जैक और गांव के कई लोग गोली मारकर मार दिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर वहां उतरता है और उसमें से माली का राजा कसीम बाहर निकलता है, जो बहुत गुस्से में दिखाई देता है। कसीम गुस्से में पूछता है कि वह महिला डॉक्टर कहाँ है जो यहाँ बीमारी की जांच कर रही थी। तभी डॉक्टर जैक, जो अभी जिंदा होता है, गुस्से में उस पर गोली चला देता है, लेकिन कासिम बच जाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उस डॉक्टर को ढूंढकर पकड़ो। उसी समय पास में छिपे डग और जेम्स यह सब देख रहे होते हैं। वे डर जाते हैं क्योंकि कासिम के सैनिक गांव के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी कुएं के अंदर छिपी सोफिया गोली चलाकर कासिम के एक आदमी को मार देती है और डग बच जाता है। सोफिया अपने सीनियर की मौत से बहुत दुखी होती है, लेकिन डग उसे कुएं से बाहर निकालता है और कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ रुकना अब बहुत खतरनाक हो चुका है। अब तीनों वहाँ से भागते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ घुड़सवार उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने राजा गाटिगो के पास ले जाते हैं। गाटिगो उनसे पूछता है कि वे लोग यहाँ क्या करने आए हैं और सच बताने को कहता है। सोफिया कहती है कि वह एक डॉक्टर है और इस इलाके में फैल रही बीमारी की असली वजह ढूंढने आई है। ये सुनकर गटीगो उन्हें एक कमरे में ले जाता है जहां बहुत से लोगों की लाशें पड़ी होती हैं जो उसी बीमारी से मरे होते हैं। सोफिया उनकी जांच करती है और बताती है कि ये सभी लोग भी उसी बीमारी से मरे हैं। वह कहती है कि वह यहाँ इस बीमारी का कारण खोजने आई है ताकि आगे और लोग न मरे। कुछ देर सोचने के बाद गटीगो उन्हें अपने शहर में रहने की इजाजत दे देता है ताकि वे इस बीमारी की जाँच कर सकें और सच्चाई का पता लगा सकें। अब सोफिया वहाँ के पानी की जांच करती है और उसे पता चलता है कि इस जगह का पानी जहरीला हो चुका है और यह प्राकृतिक रूप से नहीं हो सकता। जरूर किसी ने जानबूझकर इस पानी में जहर मिलाया है। सोफिया यह बात गटीगो को बताती है और कहती है कि हमें पता लगाना होगा कि यह जहर पानी में कहां से आ रहा है। गटीगो भी सहमत होता है और कहता है कि वह इस काम में पूरी मदद करेगा ताकि उसके लोग सुरक्षित रह सके। इसी बीच जेम्स वहां बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। खेलते समय गेंद थोड़ी दूर चली जाती है और उसे लेने के लिए जेम्स एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है जहां दीवारों पर पुराने पिक्चर बने हुए होते हैं। उन चित्रों में उस जहाज का भी जिक्र होता है
जिसकी तलाश में वे यहाँ आए थे, और इससे पता चलता है कि वह जहाज कहीं इसी सूखे रेगिस्तान के नीचे दबा हुआ है। जेम्स तुरंत सोफिया और डग को बुलाता है और उन्हें यह जगह दिखाता है। अब सोफिया, डग और जेम्स उस जगह को ध्यान से देखते हैं जहाँ दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए होते हैं। उन चित्रों में साफ दिखाया गया होता है कि बहुत साल पहले यहाँ एक नदी बहती थी और उसी नदी के रास्ते एक जहाज यहाँ तक आया था। डग कहता है कि लगभग 200 साल पहले यहाँ पानी रहा होगा, लेकिन समय के साथ नदी सूख गई और अब यह पूरा इलाका रेगिस्तान बन चुका है। लेकिन उसे विश्वास होता है कि जहाज अभी भी कहीं इसी जमीन के नीचे दबा हुआ होगा। चित्रों में एक किले का भी निशान दिखाई देता है। इसका मतलब ये होता है कि उस समय इस नदी के पास एक किला भी मौजूद था। डग को शक होता है कि जिस जहरीले पानी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं वह शायद उसी इलाके से आ रहा है। डग कहता है कि संभव है नदी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हो और उसका पानी अभी भी जमीन के नीचे बह रहा हो। अगर ऐसा है तो वही पानी गांवों तक पहुंच रहा होगा और उसी से बीमारी फैल रही होगी। अब तीनों उस पुरानी नदी के रास्ते की तलाश शुरू करते हैं। वे उसी दिशा में चल पड़ते हैं जहां चित्रों में नदी का रास्ता दिखाया गया होता है। रास्ता लंबा और मुश्किल होता है क्योंकि वहां सिर्फ रेत और सूखी जमीन होती है। काफी दूर चलने के बाद उन्हें वही किला दिखाई देता है जिसका चित्र उन्होंने दीवार पर देखा था। वे लोग उस किले के ऊपर चढ़ते हैं ताकि आसपास के इलाके को देख सकें और समझ सकें कि आगे उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। किले के ऊपर से उन्हें दूर एक सोलर प्लांट दिखाई देता है। डग कहता है कि यह मैस्कॉट कंपनी का प्लांट लगता है, लेकिन इतने सुनसान और खाली इलाके में ऐसा प्लांट होना उन्हें बहुत अजीब लगता है। डग थोड़ी दूरी पर एक ट्रेन भी देखता है जो उसी प्लांट की तरफ जा रही होती है। तीनों धीरे धीरे उस ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं ताकि बिना किसी को पता चले वे उसके अंदर जा सकें। मौका देखकर वे चुपचाप ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं और उसके साथ प्लांट तक पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं ताकि कोई उन्हें देख न सके। उधर दूसरी तरफ रूडी अब अल्मोड़ा के पास पहुंच चुका होता है। रूडी अपने कपड़ों पर वही लाल रंग की मिट्टी देखता है जो उन्हें माली में नाव पर भी मिली थी। वह उस मिट्टी का सैंपल जांच के लिए देता है। जब उसका रिजल्ट आता है और रूडी उसे एल्मोरा को दिखाता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है। इधर सोफिया, जेम्स और डग प्लांट के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर में उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक काम हो रहा है। वहाँ की तेज धूप की वजह से इस जगह का इस्तेमाल एक जहरीला और रेडियो एक्टिव केमिकल बनाने के लिए किया जा रहा होता है। सोफिया देखती है कि कुछ लोग बड़े बड़े कंटेनर नीचे जमीन के अंदर ले जा रहे हैं। यह देखकर तीनों चुपचाप उनका पीछा करते हैं ताकि पता चल सके कि वे कंटेनर्स कहाँ ले जाए जा रहे हैं। कुछ देर बाद एक बड़ा दरवाजा खुलता है और वे लोग नीचे बेसमेंट में पहुंचते हैं। जैसे ही सोफिया, डग और जेम्स अंदर देखते हैं वे तीनों हैरान रह जाते हैं। उस बेसमेंट में कई सालों से हजारों टन जहरीले और रेडियो एक्टिव केमिकल्स रखे हुए होते हैं। कई कंटेनर पुराने हो चुके होते हैं और उनमें से कुछ में से जहरीला लिक्विड बाहर भी निकल रहा होता है। सोफिया तुरंत समझ जाती है कि यही जहर जमीन में रसकर नीचे बहने वाली नाइजर रिवर में मिल रहा होगा। इसी नदी का पानी माली के बहुत से लोग पीते हैं और इसी वजह से बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है। उधर अल्मोड़ा और रूडी उस रिपोर्ट को लेकर यूएस एम्बेसी पहुंचते हैं। वहां मौजूद अधिकारी उस रिपोर्ट को देखकर पहले विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि इतनी बड़ी बात सच नहीं हो सकती। इधर प्लांट में सोफिया, डग और जेम्स वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मास्कॉट के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। मास्कॉट खुद वहां आता है और सोफिया से पूछता है कि वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और उन्हें इस जगह का पता कैसे चला। सोफिया उसे बताती है कि इस प्लांट में जो काम हो रहा है वह लोगों की जान ले रहा है। वो कहती है कि बेसमेंट में रखे केमिकल्स जमीन के नीचे बहने वाले पानी में मिल रहे हैं और लोग वही पानी पी रहे हैं। मैस्कॉट पहले कहता है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बल्कि वह तो इन जहरीले केमिकल्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब सोफिया उसे पूरी बात समझाती है तो वह भी डर जाता है और सोचने लगता है कि अगर यह सच हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी बीच मैस्कॉट के आदमी डग और जेम्स को बांधकर कहीं ले जाने लगते हैं। डग अपनी समझदारी से एक सोने का सिक्का इस्तेमाल करता है और ट्रक का पिछला दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही ट्रक का संतुलन बिगड़ जाता है और डग और जेम्स अलग होकर वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं। इसी समय मास्कॉट माली के राजा कासिम से मिलने जाता है और उसे सोफिया की बात बताता है कि प्लांट की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। कासिम कहता है कि अगर मास्कॉट को डर लग रहा है तो वह प्लांट बंद कर सकता है, लेकिन उसे हर महीने पैसा मिलता रहना चाहिए। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मर रहे हैं या नहीं। अब डग और जेम्स रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं। उनके हाथ अभी भी ट्रक के दरवाजे से जंजीरों से बंधे होते हैं और वे उसी हालत में बहुत दूर तक चलते जाते हैं। काफी देर चलने के बाद वे थक जाते हैं और उम्मीद भी कम होने लगती है। तभी रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ प्लेन दिखाई देता है जो
कभी यहाँ गिरकर टूट गया था। उस प्लेन के टायर अभी भी सही हालत में होते हैं। किसी तरह वे उस पर चढ़ते हैं और उसे रेत पर सरकाते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वे एक गांव तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक टेलीफोन मिल जाता है, इसलिए वे अल्मोड़ा को कॉल करते हैं और उसे पूरी कहानी बताते हैं। सोने का सिक्का बेचकर डग एक जीप खरीदता है। डग और जेम्स उस जीप को लेकर गाटिगो के पास जाते हैं और उसके लोगों से मदद मांगते हैं ताकि वे कासिम से मिलकर लड़ सकें। लेकिन गाटिगो के पास कासिम जितने आदमी नहीं होते हैं, उसके पास कासिम जैसे बड़े हथियार भी नहीं होते हैं। इसी वजह से गाटिगो लड़ने से मना कर देता है, लेकिन वह उन्हें अपनी कार दे देता है जो गोदो ने कासिम से खरीदी थी। उस कार को लेकर जेम्स और डग प्लांट तक पहुंचते हैं, लेकिन गेट पर उन्हें रोक लिया जाता है। दोनों गन्स की मदद से अंदर जाते हैं और मैस्कॉट को पता चल जाता है कि कोई अंदर आ गया है। इसके बाद वह तुरंत ऊपर वाले हिस्से में चला जाता है। जैसे ही डग और जेम्स अंदर जाते हैं, वे देखकर हैरान हो जाते हैं कि पूरा प्लांट खाली होता है। तब जेम्स कहता है कि शायद मैस्कॉट को यकीन हो गया है कि लोग उसी की वजह से मर रहे हैं और यह खबर अमेरिका तक पहुंच गई होगी, इसलिए वह इस प्लांट के सभी सबूत खत्म करना चाहता है। जेम्स जल्दी से नीचे जाता है ताकि वह एक्सप्लोसिव्स ढूंढ सके जिनकी मदद से वे इस प्लांट को उड़ाने की कोशिश करेंगे। उसी समय वहाँ एक हेलीकॉप्टर उतरता है। मैस्कॉट जबरदस्ती सोफिया को पकड़कर उसमें बैठा देता है। वे लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं, तभी डग वहाँ पहुँच जाता है। डग मैस्कॉट को पकड़ लेता है, लेकिन तभी मैस्कॉट का एक आदमी पीछे से आकर डग को रोक देता है। उसी समय सोफिया हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाती है। जेम्स एक कंटेनर में बॉम्ब ढूंढ लेता है और उसे बाहर निकालकर अपने बैग में रख लेता है। उधर मैस्कॉट हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने प्रोग्राम से सोलर प्लांट को सूरज की तरफ घुमा देता है। अब सारे सोलर पैनल्स बहुत तेजी से काम करने लगते हैं, लेकिन जेम्स की समझदारी की वजह से कोई एक्सप्लोजन नहीं होता, क्योंकि जेम्स पहले ही बॉम्ब को अलग कर चुका होता है। ये देखकर मैस्कॉट बहुत गुस्सा हो जाता है। सोफिया और डग मैस्कॉट के आदमी को हटा देते हैं और फिर तीनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी बहुत दूर जाना होता है। लेकिन तभी कासिम का हेलीकॉप्टर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। कासिम उन पर गोलियां चलाने लगता है। डग जेम्स से कहता है कि जो भी एक्सप्लोसिव्स उसे बेसमेंट में मिले थे, उन्हें बाहर फेंकना शुरू करे। जब जेम्स ऐसा करता है तो जहाँ जहाँ कसीम की गोलियां लगती हैं, वहाँ एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं। इतना धुआं और धूल उड़ती है कि कसीम को अपना हेलीकॉप्टर पीछे करना पड़ता है। लेकिन इन एक्सप्लोजन्स की वजह से कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। उस जगह की रेत खिसक जाती है और नीचे दबा हुआ जहाज बाहर आ जाता है। जैसे ही वे उस जहाज को देखते हैं, तीनों उसके अंदर छिप जाते हैं। लेकिन कासिम को इसका पता चल जाता है और वह फिर से उस जहाज पर गोलियां चलाने लगता है। थोड़ी ही देर में कसीम के कई आदमी वहां आ जाते हैं और वे तीनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जहाज पर हो रहे हमलों की वजह से जहाज के अंदर रखे कंटेनर्स खुल जाते हैं और उनमें से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये देखकर डग को विश्वास नहीं होता कि ये सिक्के अभी भी सुरक्षित हैं। उसी समय उन्हें जहाज के अंदर एक पुरानी कैनन मिलती है जो अभी भी अच्छी हालत में होती है। अब वे लोग उस कैनन को चलाने की तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही कसीम का हेलीकॉप्टर उनके सामने आता है, वे कैनन चला देते हैं। एक बड़ा धमाका होता है और उस हेलीकॉप्टर में कसीम मारा जाता है। इसके बाद कसीम की पूरी आर्मी हार मान लेती है और सरेंडर कर देती है। तीनों बाहर आते हैं और यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी आर्मी ने उनके सामने हथियार डाल दिए। लेकिन तभी वे पीछे मुड़कर देखते हैं कि गाटिगो के आदमी उन्हें चारों तरफ से घेर कर खड़े होते हैं। उधर अमेरिका में एक अंडरकवर एजेंट, जिसे इस पूरी सच्चाई का पता चल गया होता है, वह जानबूझकर वही जहर मैस्कॉट के ड्रिंक में मिला देता है जो वह माली के लोगों को दे रहा था। जल्दी ही मैस्कॉट को भी वही अंजाम भुगतना होगा जो उसने दूसरों के साथ किया था। अंत में हम डग और सोफिया को साथ देखते हैं। डग खजाना गाटिगो और उसके लोगों के लिए छोड़ देता है, क्योंकि इस बीमारी से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हुआ था और यह उनकी जमीन है। ये खजाने पर भी उन्हीं का हक है। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को